92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी मेरे घर से तीसरा घर। मैं रोज सुबह उठ के किरण बुआ के घर जाता था। बुआ का घर मेरे घर से 3 घर छोड़ के था। बुआ के घर के पहले एक कुआं था जिसके चारों ओर सूरजमुखी के फूल थे। मेरे बुआ के घर जाने के दौरान सूरज भी पूरब से पश्चिम की तरफ 3 घर आगे आ चुका होता था। सूरज और सूरजमुखी दोनों साथ साथ खिलते थे। बुआ कहती थी कि सूरजमुखी के फूल इंसान की खुशी के साथ फूलते हैं और गम के साथ मुरझा जाते हैं। मैं बुआ के घर पहुंचने से पहले पड़ने वाले इन सूरजमुखी के फूलों को देख के खुश होता, इनको छूता और आगे बढ़ जाता। बुआ के घर के बाहर एक कतार में अमरूद के 9 पेड़ थे। 3 पेड़ लाल अमरूद के थे जिसपे हमेशा सुग्गे बैठे रहते। सुग्गे अमरूदों को आधा काट के छोड़ देते थे। बुआ कहती कि सुग्गों के काटे हुए अमरूद ज्यादा मीठे होते हैं। मैं जब ओसारे में बुआ को नहीं पाता तो घर में जाने के पहले पेड़ों पे चढ़ जाता, आधे खाए हुए अमरूदों को तोड़ता, एक खाने लगता और कुछ जेब में भर लेता। बुआ के कमरे तक पहुंचने से पहले बने ओसारे तक जाने के लिए 3 लंबी लंबी सीढ़ियां थीं। गर्मियों की शाम में बुआ इन सीढ़ियों पर बाईं तरफ बैठ जाती और मेरी स्लेट पे क, ख, ग और इनसे बनने वाले वाक्य लिख के मुझको देती। मैं जब गलती करता तो वो मुझको डांटती नहीं बल्कि सामने सड़क की ओर देखने लगती, मानो किसी का इंतजार कर रही हूं। तब मैं बुआ की तरफ देखता, फिर फूफा के स्कूटर की तरफ। फूफा की स्कूटर जब नहीं होती तो बुआ बार बार रास्ते की ओर देखती थी। जब मेरा पढ़ने से मन भर जाता तो मैं उस तिकोनी ढलान पे खेलने लगता जिससे चढ़ के फूफा जी की स्कूटर बुआ के ओसारे तक आती थी। फूफा जी मेरे लिए बिल्कुल अनजान और रहस्यमय व्यक्तित्व थे। वो कब घर आते, कब जाते थे, मुझको बिल्कुल पता नहीं चलता था। इन बातों से आप मेरी उम्र का अंदाजा मत लगाइए। आज जब मैं ये सब लिख रहा हूं तो लगभग 18 का हो चुका हूं। आज भी इतवार है और मुझको बुआ के घर की याद आ रही है। इतवार को जब फूफा घर के पीछे से गए रास्ते पे खड़े होके दूर दूर तक गए अपने खेतों को निहारते तो मैं उनके पीछे चला जाता। वो मुझको गोद में उठा लेते और पैदल चलने लगते। चलते चलते वो खेतों की फसल को हाथ में ले लेते, गेहूं की बालियों में से कुछ दाने खींच लेते और मसल के देखते कि पक गई कि नहीं। हाथों के गीलेपन को वो अपनी बनियान में पोंछ लेते और फिर आगे बढ़ जाते। सामने के रास्ते पे चलने वाले बाइक सवार, साइकिल सवार या फिर ट्रैक्टर वाले इक्का दुक्का लोग उनसे दुआ सलाम कर लेते। इस दौरान वो मुझसे कोई बात नहीं करते थे। 15-20 मिनट तक चलने के बाद वो उस बींटे पर पहुंचते जहां से बुआ का 2 तल्ला घर दिखता था। मैं फूफा के साथ सहज महसूस नहीं करता था, सो उनकी गोद मुझको हवाई कैद खाना लगती थी, वहां जहां मुझको जमीन और आसमान के बीच में जकड़ दिया जाता था। मैं तभी बुआ के घर की ओर देखता। छत के दायरे पे बुआ की साड़ी हवा में लहरा रही होती और मुझको लगता कि उनका आंचल मेरे माथे पर है। चलते चलते फूफा जब थक जाते तो मुझको जमीन पे उतार देते और मेरी उंगली पकड़ के चलने लगते। मेरी रफ्तार कम होती तो 4 आने वाली चॉकलेट अपनी बनियान की अंदरूनी जेब से निकाल के दे देते। फूफा मेरे लिए बस इतने थे, लेकिन बुआ मेरे बचपन के स्वेटर की सबसे खूबसूरत कढ़ाई थी, मां से भी खूबसूरत। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी मेरे घर से तीसरा घर। इस कहानी में अब तक आपने सुना, कहानी का नायक रोज सुबह उठ के अपनी बुआ के घर चला जाता था। अपनी बुआ के साथ न सिर्फ पढ़ना लिखना सीखता
बल्कि उनके हर एक काम में उनके साथ रहता। उसके फूफा बुआ से बात नहीं करते थे, लेकिन उसको हर रविवार एक टॉफी देते थे। उसके फूफा का यह बर्ताव बच्चे को समझ नहीं आता था। अब आगे। बुआ मुझे रोज मुरब्बा खाने को देती। मुरब्बा पाके मैं अपने अमरूदों को उस टेबल पे रख देता जिस पे फूफा का ग्लास और जग ढक के रखे रहते थे। मुरब्बा देने के बाद बुआ सुबह सुबह पूजा करने के लिए घर के ठीक सामने वाले कुएं पे जाती। दिन हल्का सा चढ़ाया होता तो बुआ माथे पे अपना पल्लू भी चढ़ा लेती थी। मैं बुआ के पीछे पीछे उनकी साड़ी की एक नोक पकड़ के कुएं तक जाता। बुआ कुएं के चबूतरे पे बिना भगवान वाले मंदिर की तरफ चली जाती। कुछ रिश्तों की टाइमिंग घड़ी की सुइयों से नहीं जुड़ी होती। बुआ के चबूतरे पे पहुंचते ही उनके पीछे मैं तो जाता ही, गौरैया भी चली आती। गौरैया मंदिर के आसपास बुआ के फेंके हुए चावल चुगने लगती। एक बार मैं 2 चोंच और फिर सर उठा के बुआ की तरफ देखती, मानो मांग रही हो और दो। बुआ और गौरैया एक दूसरे की बात समझते थे। मुझे लगता कि बुआ की आवाज भी गौरैया जितनी पतली थी, लेकिन दुख पहाड़ जैसा। जब तकलीफ समय के साथ लपेट के तोहफे में मिली हो तो आवाजों का असर कम होता जाता है। बुआ पूजा करने के पहले कनाइल के फूल तोड़ती। मैं जमीन पे गिरे कनाइल बीनने लगता। बीनते बीनते मैं नीचे की तरफ चला जाता तो वो कहती, वहां मत जाया करो, सूखे कनाइलों में सांप रहते हैं। मैं बुआ से पूछता, ये सांप डसते क्यों हैं? तो वो कहती, उन्हें डर लगता है। तो मैं पूछता, क्या डर लगने वाला आपको डस लेता है? बुआ कहती, हाँ, अक्सर। बुआ मेरा हाथ पकड़ती और बिना भगवान वाले मंदिर के बाहर खड़ा कर देती। बिना भगवान के मंदिर के बारे में बुआ ने कभी मुझको कुछ नहीं बताया था। पूजा के बाद मैं उनके पीछे पीछे फिर से घर की तरफ जाता था। धूप के बढ़ जाने से तब तक सूरजमुखी सूख जाते थे और मैं उनसे बात नहीं कर पाता था। बुआ घर आती और पूजा के बाद अपनी साड़ी बदलती। हर दिन पूजा के लिए वो एक जैसी साड़ी पहनती थी, लेकिन पूजा के बाद कभी नीली, कभी पीली, तो कभी सफेद साड़ी पहन लेती। माँ 1-2 बार बुआ को सफेद साड़ी पहनने के लिए टोकती थी, लेकिन मुझको लगता था कि मन का रंग अच्छा हो तो कपड़े का कोई भी रंग चलता है। मेरा और बुआ का जीवन ऐसे ही बीतता रहा और फूफा का रहस्य मेरे जीवन में बरकरार रहा। मैं 5वीं कक्षा में था जब बुआ ने मुझसे कहा कि तुम्हारे फूफा अच्छे आदमी नहीं हैं। उस समय ये बात मेरी समझ में नहीं आई थी, क्योंकि फूफा मुझको हर रविवार टॉफी देते थे। बाद के दिनों में मैं उनसे पूछने लगा था कि क्यों, तो वो सामने उसी सड़क को देखने लगती जिससे फूफा की स्कूटर आती थी। उस वक्त उनकी निगाहों में उदासी का एक ऐसा पैकेट होता जो खुल के भरभरा जाना चाहता था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505 66 77 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी मेरे घर से तीसरा घर। इस कहानी में अब तक आपने सुना, कहानी का नायक एक बच्चा है और उसकी सुबह और शाम दोनों बुआ के घर में होती हैं। अक्सर ऐसा होता कि उसकी बुआ घर के कामों को करते हुए उदास हो जाया करती। एक दिन उन्होंने बताया कि फूफा अच्छे आदमी नहीं है। अब आगे। बुआ मेरी सगी नहीं थी, दूर की भी नहीं थी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि बस 3 घर दूर की थी। हमारे संबंध भी 3 पीढ़ियों पहले से जुड़े थे। एक दिन अपनी गोदाम में काम करने के दौरान मेरे दादा को बाहर की तरफ एक महिला बैठी दिखी। उसने दादा से गोदाम में नौकरी मांगी। दादा बाद में थे, एक सामान्य आदमी पहले थे। हालात को खूबसूरती से अपनी सूरत पे लपेटे इस महिला को बाहर बैठा देख के चौंक गए थे। ये बुआ की माँ थी, जिनको भट्टे पे काम करने के बहाने उसके पति ने झारखंड से लाके यहाँ छोड़ दिया था। अब उनके पास वापस अपने गांव तक जाने के पैसे नहीं थे। बुआ कहती कि तेरे दादा नहीं होते तो मैं भी नहीं होती, लेकिन मैं कहता मेरे पिता ना होते तो तू यहां नहीं होती बुआ। दादा ने गोदाम में बुआ की मां को रख रखाव का काम दे दिया। गांव में सवाल उठे, लेकिन
कुछ सवाल का मुंह तोड़ जवाब यह होता है कि उनका कोई जवाब न दिया जाए। दादा ने नहीं दिया। बुआ 6 महीने बाद पैदा हुई और अधिकतर मेरे घर पे रही। उस समय मेरा घर मेरा कम मेरे पिता का ज्यादा था। पिता ने ही बुआ की शादी अपनी पहचान के एक काश्तकार के यहाँ करवाई थी। काश्तकार मेरे फूफा जी थे। बुआ बताती हैं कि उनकी शादी के दिन जोर की आंधी आई थी। मंडप में लगाई साड़ियां आलपीन समेत उड़ने लगी थीं। बांस की पुनगी ऐसे लहरा रही थी जैसे बारातियों से कह रही हूं कि चलो जाओ यहां से निकलो। कुछ लोग जो खा के सो रहे थे उनकी चादर सोते समय उड़ गई थी। वो ऐसे चौंक के उठे मानो सर से छत उड़ गई हो। बुआ अक्सर अपनी शादी के बारे में हंस के बताती और कहती कि फूफा के परिवार के कुछ लोग और दोस्त देर तक नाचने की वजह से सबसे बाद में खा रहे थे। उनकी पत्तली हवा में उड़ गई। बुआ की हंसी में तंज था, उस दर्द का तंज जिसकी सिलाई वक्त नहीं कर पा रहा था। इस वजह से जब भी उनको मौका मिलता अपने जख्मों को खुला छोड़ देती और फूफा को कोसते हुए खूब हंसती थी। ये सारी बातें बुआ मुझको फुर्सत में बताती जब दिन के खाने के बाद वो दोपहर के आंगन पे पड़ी मसहरी पे लेटी रहती। मैं भी उनकी बगल में लेट जाता और वो गुस्से को धीरे धीरे अपनी एड़ियों से रगड़कर मसहरी के पैताने से नीचे गिरा देती। ठीक 3 बजे छत पे आके कौवा काएं काएं करने लगता। बुआ के उठने का वक्त हो जाता और धूप आंगन की दीवार से ट्रेकिंग करते हुए पश्चिम की तरफ निकल रही होती। बुआ की मसहरी के दोनों कोनों पे 2 फोटो फ्रेम थी जिसमें हेमा मालिनी और मिथुन हंसते हुए मढ़े थे। मैं उनसे पूछता कि ये हंसते क्यों हैं? वो कहती शहतूत खाएगा। मैं कहता हाँ। दिन के ढलने के साथ बुआ की खुशियों के भी ढलने का वक्त आने लगता। मैं शहतूत खाता हुआ अपने घर को चला जाता, लेकिन हर रात की तरह बुआ ये रात भी नहीं बिताना चाहती थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी मेरे घर से तीसरा घर। इस कहानी में अब तक आपने सुना, कहानी का नायक एक बच्चा है। अपनी बुआ के साथ रहने के बावजूद उसको उनकी उदासी का सबब नहीं पता चल पाया था। उसने उनसे जानना भी चाहा तो उन्होंने मना कर दिया था। बच्चे की बुआ उसकी सगी नहीं थी। बुआ की शादी फूफा से उसके पिता ने करवाई थी, जो गांव के बड़े काश्तकारों में से एक थे। अब आगे। मैं अगली सुबह बुआ के घर पहुंचा। सूरजमुखी दिखे, लेकिन उन्होंने मुझसे बात नहीं की। मैं रोज की तरह अमरूद के पेड़ों पर गया, लेकिन एक भी सुग्गा कटा अमरूद नहीं मिला। मैं उतर के आया, फूफा की स्कूटर घर पे ही खड़ी थी, तो मुझको समझ में आ गया कि आज इतवार का दिन है, फूफा घर पे ही हैं। मैं धीरे धीरे घर के अंदर गया। आंगन में ढेर सारा धुआं था। मेरी सांस फूलने लगी थी। मसहरी पूरी तरह झुलस चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि सुबह ने आंगन में उतरने से मना कर दिया हो। मैं बुआ के कमरे में गया तो वो नहीं मिली। मैं रसोई में गया तो रात का खाना पड़ा मिला। मैंने सोचा कि खाना बुआ मेरे रहते ही बना लेती थी। फिर ये किसके लिए उन्होंने खाना बनाया था? गौरैया, नीलकंठ, यहाँ तक कि फूफा जी के खानदान के कौवे सब दिन में ही खाना खा लेते हैं। फिर बुआ किसके लिए रात में रसोई में गई थी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बुआ को आवाज भी लगाई तो मेरी आवाज ही मुझको वापस टकरा के सुनाई पड़ी। ऐसा लगा कि घर खाली है। बुआ नहीं थी तो खाली ही हो गया था घर मेरे लिए। मैं वापस घर से बाहर निकलते हुए मंदिर की ओर भागा। मंदिर के कुएं से ताजा पानी निकाला गया था। ऐसा लगा कि कुछ लोग पानी पी के गए थे। चबूतरा गीला था, लेकिन बिना भगवान वाले मंदिर पे कोई फूल नहीं चढ़ा था। चावल के दाने भी नहीं थे, लेकिन गौरैया फुदक रही थी। मैं बुआ की तर्ज पे गौरैया से बात करना नहीं सीख पाया था, सो उसने जो भी मुझसे कहा मैं समझ नहीं सका। मुझे उस दिन एहसास हुआ कि सबकी बात समझना कितना जरूरी है। कनाल के फूलों की एक लड़ी नीचे की तरफ ताजी ताजी गिरी थी। मुझे लगा कि उठा के मंदिर पे रख दूं, लेकिन सांप वाली बात याद आ गई। बिना भगवान वाले मंदिर में अगर मैं बुआ के लिए प्रार्थना भी करता तो किसके लिए करता? कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
मैं वापस बुआ के घर से अपने घर की ओर भागा। कुएं के नीचे बहा पानी धूल के साथ सन गया था और मेरे कदमों के बगल से चौड़े पहियों के गुजरने के निशान थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि बुआ के घर सुबह सुबह इतनी बड़ी गाड़ी क्यों आई थी। इस रास्ते पे सिर्फ 3 घर हैं और बाकी के 2 घरों पे तो कोई गाड़ी नहीं है। मैं बेतहाशा भागा, 1 घर, 2 घर और वापस तीसरे घर पहुंचा, यानी मेरे घर। मेरी बुआ से कम खूबसूरत मेरी माँ मुझको हांफता देख के घबरा गई। मैंने कहा, बुआ नहीं है। उसने पहली बार में मुझको कुछ भी बताना ठीक नहीं समझा। वो अपना काम करने में व्यस्त रही। मैंने कहा, बुआ कहाँ है? वो बोली, तू सुबह सुबह बिना कुछ खाए पिए कहाँ भाग गया था? रुक, मैं तेरे लिए कुछ लाती हूँ। मैंने माँ का आंचल पकड़ के खींच लिया और वो झुक गई। उसने मेरे पकड़े आंचल से माथे का पसीना पोंछ दिया। मैंने माँ का हाथ झटक दिया और पूछा कि बुआ कहाँ है? माँ ने कहा, अस्पताल में है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 66 77 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी मेरे घर से तीसरा घर। इस कहानी में अब तक आपने सुना, कहानी का नायक एक बच्चा है। रोज की तरह जब वो आज फिर बुआ के घर पहुंचा तो सब खाली लगा। सूरजमुखी के फूलों ने उससे बात नहीं की और सुग्गों ने अमरूद के फल नहीं खाए थे। बुआ के कमरे में ढेर सारा धुआं था। उनकी मसहरी जल गई थी और बुआ का कुछ पता नहीं था। अब आगे। अस्पताल नाम सुन के मेरे जहन में कई सारे सवाल आ रहे थे, लेकिन मेरे हर क्यों का जवाब सिर्फ अस्पताल में ही छिपा था। मैं रिक्शे पे बैठ के माँ के साथ जेडी मेमोरियल अस्पताल जा रहा था। जेडी मेमोरियल मेरे जहन में था क्योंकि मेरे दादा और दादी दोनों के आखिरी दिनों का इलाज इसी अस्पताल में हुआ था। पिताजी कहते कि जो कहीं ठीक नहीं होता वो जेडी मेमोरियल में ठीक हो जाता। पिता ये भी कहते थे कि इस अस्पताल में गंभीर मामलों का भी इलाज होता है। मेरा डर बढ़ता जा रहा था कि बुआ को अचानक ऐसा क्या हो गया जो उनको इस अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। पूरे रास्ते माँ मेरे साथ रिक्शे पे बैठी रही, लेकिन मुझे लग रहा था कि काश मेरी बुआ मेरे साथ रिक्शे पे बैठी होती और मैं उसके साथ पूरा शहर घूमता, उस शहर को देखता जिसके बारे में बुआ ने बताया था कि हमारे शहर के बीचों बीच एक मुगलिया बेंच है जिस पे भेस बदल के बैठे अकबर ने राहगीर बुढ़िया से पूछा था कि दीन इलाही के राज्य में सब ठीक है। बुढ़िया ने कहा था, तुम अकबर हो क्या? अकबर ने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तो बुढ़िया ने कहा, क्योंकि इस बेंच पे भी आप जलालुद्दीन अकबर की ही अदा में बैठे हैं। बुआ होती तो आज इस बेंच के आगे का भी किस्सा पूछ लेता। सोचते और खुद से बतियाते रास्ता बीत गया। मैं और माँ अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल में मेरी निगाहें सिर्फ बुआ को ढूंढ रही थीं। माँ ने काउंटर पे किरण बताया और बुआ का चेहरा मुझको पूरे अस्पताल में दिखने लगा। मैं और माँ अब आईसीयू के बाहर खड़े थे। पिता और फूफा भी थे। फूफा किसी से फोन पे बात कर रहे थे। मुझे बुआ के पास जाने से रोक दिया गया। मैं चीखा, चिल्लाया, रोया और फिर बुआ की याद में माँ की गोद में सो गया। नींद खुली जब मैं बुआ को देखने अंदर जा रहा था। मैं भी माँ के साथ गया। बुआ के पूरे शरीर पे सफेद पट्टी लपेट दी गई थी। इन पट्टियों का रंग मेरी आंखों को चुभ रहा था। न जाने कैसी गंध थी अस्पताल के इस कमरे में। ऐसा लगता था मानो दुख के पानी से पोछा मारा गया हो। मैंने बुआ से पूछना चाहा, लेकिन मैं बुआ से बात करने की भाषा भूल गया था। बुआ की आंखें मुझको देख रही थीं और मैंने उनके गाल पे हाथ रख दिया। एक आंसू बुआ की आंखों से निकला और मैंने उसको उंगलियों के पोर पे लेने की कोशिश की। आंसू सवाल की तरह फिसल गया। बुआ ने रात का कोई किस्सा मुझे नहीं बताया और करवट बदल ली। 60% जल चुकी बुआ की जिंदगी की इस करवट को उस वक्त नहीं समझ पाया था मैं। तभी लेडी डॉक्टर कमरे में घुसी और बोली कि ले जाइए बच्चे को यहां से, वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। काश मैं समझा पाता कि प्यार से बड़ा कोई इन्फेक्शन होता है क्या। मैं माँ के साथ अस्पताल के कमरे से बाहर निकल आया। मुझको लग रहा था कि बुआ अभी भी मुझको देख रही है। फूफा अभी भी फोन पे बात कर रहे थे और निकलते समय उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेर दिया।
उस पल मुझको लगा जैसे किसी राक्षस के पंजे ने मेरे बालों को जकड़ लिया हो। मैंने झटके से हाथ देके उनका हाथ दूर किया और बुआ को आखिरी हिचकी का झटका भी उसी वक्त आया। बुआ मुझे छोड़ के चली गई थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 66 77 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी मेरे घर से तीसरा घर। इस कहानी में अब तक आपने सुना, कहानी का नायक एक बच्चा है। वो अपनी बुआ से मिलने गया है तो देखा कि उनके घर में धुआं ही धुआं है और बुआ अस्पताल ले जाई गई हैं। बुआ को कोई बीमारी नहीं थी। उसका डर बढ़ता जा रहा था क्योंकि माँ ने कहा था कि बुआ जेडी मेमोरियल अस्पताल में भर्ती हैं। ये वही अस्पताल था जहां गंभीर अवस्था में लोगों को ले जाया जाता था। अब आगे। बुआ नहीं रही। मैं भी जो था वो नहीं रहा। उनकी आंखों में कई अधूरी कहानियां रह गई थीं और मेरे मन में कई अनगढ़े किरदार। आईसीयू से निकल के मैं साथ के साथ फिर से रिक्शे पे बैठ के अपने गांव की ओर वापस चला आया। पिता और फूफा की इसके बाद कोई बात नहीं हुई। पिता बुआ के अंतिम संस्कार में गए लेकिन मुझको नहीं जाने दिया गया। मैं देखना चाहता था कि बुआ अंतिम दिन कौन से रंग की साड़ी पहने हैं। मैं महसूस करना चाहता था उसके आंचल को माथे पर, लेकिन ये सब मेरे वश में नहीं था। आज जब चिल्ड्रन रिमांड होम में मैं अपनी रिहाई के आखिरी दिन बिता रहा हूं तो बुआ तुम्हारी याद बेसाख्ता आ रही है। इतने सारे साल बीत गए लेकिन इस याद में अब तक कोई मिलावट नहीं हुई है। मैंने अपनी यादों को दस्तखत बनाने के लिए इनसे वही वाली स्लेट मांगी थी जिस पे तूने मुझे क, ख और ग जोड़ के सुख के वाक्य लिखना सिखाए थे। इन्होंने नहीं दी तो मैंने कोरे कागज पे लाल स्याही से लिख दिया। लाल रंग का असर गाढ़ा होता है ना, इसलिए। फूफा के कुर्ते के भीतर से निकला लाल रंग थोड़ा काला था बुआ। ये काला रंग मेरे हाथों में पुत गया। मुझे फूफा को मारने का दुख नहीं हुआ। तू ना कहती थी दुख तो वो होता है जो बीतता नहीं, जैसे तू नहीं बीती। लेकिन फूफा, खैर छोड़। तेरे जाने के बाद मैं न अपने घर गया न तेरे घर। मैं यहाँ चिल्ड्रन रिमांड होम में हूं। अब तो छूटने वाला भी हूं और वापस तेरे घर ही जाऊंगा। फूफा के स्कूटर का क्या करना है ये तू मुझे कल परसों सपनों में आने पे बता देना। इस रिमांड होम में अब मेरे कई सारे दोस्त हैं। नीलकंठ और गौरैया भी आते हैं। यहाँ के लोग मेरे लिए रोज सुबह चावल के दाने रख जाते हैं। मैं गौरैया और नीलकंठ से बात करते हुए उनको खिलाता हूँ। मैंने उनसे बात करना सीख लिया है बुआ। कभी कभी कौवे भी आते हैं। मैं कहता हूँ इनको खिला दो वरना इस सबके हिस्से का खा जाएंगे, जैसे फूफा ने तेरे हिस्से की जिंदगी खा ली। लेकिन बुआ एक बात बता, क्या मैं इतना छोटा था कि तू मुझसे वो बात नहीं बता पाती थी जो तुझको बार बार घर के सामने के उस रास्ते को देखने को मजबूर कर देती थी? मुझे अक्सर ऐसा लगता था कि तेरे प्यार की परछाई में ऐसा बहुत कुछ है जो मैं देख नहीं पा रहा हूं। तू कहती तो हम छोड़ देते वो घर, चल पड़ते किसी और घर, किसी और डगर, वहां जहां धूप के टुकड़े हमारे साथ आइस पाइस खेलते और हम हंसते। घर की दीवारों और आंगन के साथ हम खुल के हंसते। बस इतनी सी थी ये कहानी।